तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। आज के इस वीडियो में आपने देख ही लिया होगा क्या होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में जो आपके रचना है, रचनाकार हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए। जो टोटल 280 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग 140 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 140 क्वेश्चन आज यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ। तो 1 घंटे के अंदर अंदर ये सब चीज़ें करेंगे। तो अभी आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। और जल्दी जल्दी, मुझे पता है कि आज का टॉपिक जो है ऐसा टॉपिक है, बहुत सारे लोग को जवाब नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग गलत जवाब देंगे, बट आप लोग को यहाँ से तैयारी करनी है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आपको पता है नीचे दिया गया है, तो आपको जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करना है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भैया हंस पत्रिका के संस्थापक या संपादक कौन थे। कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, हंस पत्रिका की बात हो रही है। जवाब फटाफट देना शुरू करेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, हंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है प्रेमचंद, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हंस पत्रिका के जो संस्थापक और संपादक थे वो आपके कौन थे दोस्तों, आपके प्रेमचंद्र जी थे। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। बताइए सर, सरस्वती पत्रिका जो थे उसके संपादक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर सरस्वती की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से है। ब्राह्मण, समन्वय, हिंदी प्रदीप और माधुरी। तो इन चारों में आपको बताना है कौन सी ऐसी पत्रिका है जिसका संबंध दोस्तों आपका इलाहाबाद से है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्राह्मण, समन्वय, माधुरी का नहीं है, बट यहाँ पर हम बात करते हैं हिंदी प्रदीप के बारे में। दोस्तों इसका जो संबंध है वो आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हिंदी का पहला पत्र है। बताइए सर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का पहला पत्र, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जवाब देखिए इसका, तो जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हिंदी का जो पहला पत्र है वो आपका कौन सा है सर, उदंत मार्तंड। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना दोस्तों, उदंत मार्तंड। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग देखिएगा कि भैया हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताइए। हिंदी प्रदीप, अभी मैंने आपको बताया था हिंदी प्रदीप के बारे में, आपको इसके यशस्वी संपादक का नाम बताना है। हिंदी प्रदीप का जो संपादन है इलाहाबाद से होता था, मैंने बताया था। संपादक का नाम बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए दोस्तों, हिंदी प्रदीप के जो यशस्वी संपादक हैं वो आपके बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो इसका जवाब तो आप लोग दे ही सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पत्र के बारे में, उदंत मार्तंड, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वैचारिकी पत्रिका के संपादक का नाम बताना। आप सभी को जो वैचारिकी पत्रिका है इसके संपादक का आप सभी को नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिए जो वैचारिकी पत्रिका है इसके संपादक आपके मणिका मोहिनी जी हैं। कौन है दोस्तों, मणिका मोहिनी जी हैं। मुझे पता है कि ये काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब आप लोग नहीं दे पाओगे, बट यहाँ पर आपको याद करते हुए चलना है। आपकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हरि नारायण किस कहानी के कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं। हरि नारायण की बात कर रहा है, किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, हरि नारायण। तो याद रखिए दोस्तों, हरि नारायण जो है सारिका, सारिका एक कहानी थी, इस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं बताते हुए जल्दी जल्दी चलता हूँ, मुझे पता है कि आप लोग को थोड़ा सा इसमें डाउट रहेगा हर क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट आई होप आपको हिंदी प्रदीप तो अब याद ही हो जाएगा। हिंदी प्रदीप के बारे में बताइए सर, इसके संपादक कौन थे। चलिए फटाफट बताइए सर। हिंदी प्रदीप, बिल्कुल सही बात है, बालकृष्ण भट्ट। अभी मैंने आपको बताया था, तो गलत तो करना ही नहीं है, रिपीट होगा आपके लिए फायदेमंद है, आपका वहाँ पे तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। माधुरी पत्रिका जो है इसका प्रकाशन अभी भी होता है, बताइए सर कहाँ से होता है। फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी स्पेशल आप मान सकते हो सर। माधुरी पत्रिका जो है इसका जो प्रकाशन है आपका लखनऊ से होता है। कहाँ से दोस्तों, आपका लखनऊ से होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। जो आपकी सरस्वती पत्रिका है, बताइए इसके यशस्वी संपादक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सरस्वती पत्रिका है इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे।
कई बार ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? जल्दी जल्दी जवाब देना जिससे 140 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो सके। तो 12 का जवाब देखिए यहाँ पर आपका आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आपका ब्राह्मण हो जाएगा। तो जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे वो ब्राह्मण बेसिकली आपका एक जातीय पत्र था। इसके संपादक कौन थे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ये नाम बहुत याद रखिएगा। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? ये थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? कल्याण अभी भी आती है और आपको बताना है ये किस प्रकार की पत्रिका है। फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर। कल्याण जवाब दीजिएगा। तो याद रखिए दोस्तों, कल्याण जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक नहीं है, ये आपका एक धार्मिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है दोस्तों? कल्याण एक आपकी धार्मिक पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो लाइक करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? बताइए। जो आलोचना पत्रिका है इसके संपादक कौन है? रामविलास शर्मा, नरेंद्र मोहन, नामवर सिंह या महीप? नामवर सिंह काफ़ी चर्चा में इस समय रहे हैं क्योंकि उनकी। चलिए 14 का सभी लोग जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा नामवर सिंह बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर नामवर सिंह। ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो कह रहा है हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? जो हिंदी नवजीवन है इसके संपादक कौन थे? फटाफट बताइए सर। तो याद रखिएगा हिंदी नवजीवन की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, ये तो सबको पता ही होगा, गांधी जी थे। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? कादम्बिनी के संपादक बताइए कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 16। सभी लोग जवाब दीजिए सर। कादम्बिनी के संपादक कौन है? कई बार आपको ये क्वेश्चन मिल चुका है, तो याद रखिएगा जो कादम्बिनी है इसके संपादक राजेंद्र अवस्थी जी हैं। कौन है दोस्तों? आपके राजेंद्र अवस्थी जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि दीदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दीदी जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? बताइए सभी लोग। दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, अगर दीदी पत्रिका की बात करते हैं तो इसके संपादक ठाकुर श्रीनाथ सिंह जी थे। कौन थे दोस्तों? ठाकुर श्रीनाथ सिंह जी थे। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए क्या कह रहा है कि हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान ने प्रारंभ किया था? बताइए। जो आपका हिंदुस्तानी पत्रिका है इसका प्रकाशन किस संस्थान ने प्रारंभ किया था? 18। तो याद रखिए दोस्तों, हिंदुस्तानी पत्रिका की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तानी अकेदमी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मतवाला के संपादक कौन थे? बताइए। जो मतवाला है इसके संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19 है। फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। ये तो सबको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको टिक कर लीजिएगा, मतवाला। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो मतवाला है इसके संपादक निराला जी थे। कौन थे दोस्तों? निराला जी थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अभी तो 20 ही पहुंचे हैं सर, अभी हमको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? इंदु पत्रिका, ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं तो मिले ही होंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंदु पत्रिका की अगर हम बात करते हैं तो इसके संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी नहीं है, अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि आजमगढ़ रीडर ये किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? आजमगढ़ रीडर जो है ये किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? बताइए सर। 21 जवाब दीजिएगा सभी लोग। तो याद रखिएगा आजमगढ़ रीडर की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका इलाहाबाद मिशन प्रेस से प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो देखिएगा क्या कह रहा है, अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे हैं? सभी को पता है अज्ञेय जी, तो ये किस पत्र के संपादक रहे हैं? बताइए सर। विशाल भारत, दैनिक सैनिक और दिनमान या ये सभी? याद रखिए दोस्तों, अगर हम अज्ञेय जी की बात करते हैं तो ये दोस्तों इन्होंने इसका भी इन तीनों का संपादन किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है याद रखिएगा। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है विशाल भारत या दिनमान या दैनिक सैनिक के संपादक कौन रहे हैं, तो याद रखिएगा अज्ञेय जी रहे हैं। 3 क्वेश्चन तैयार हो गए ना? आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है, भारतेंदु जी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पता है इनसे पूछा जाता है, भारतेंदु जी जो है वो किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इसका जवाब तो आप लोग दे सकते हो, कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। 23,
चलिए फटाफट जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा माधुरी, मर्यादा, सरस्वती गलत है। यहाँ पर कवि वचन सुधा, कई बार बताया हूँ दोस्तों आपको, तो भारतेंद्र जी ने कवि वचन सुधा इस पत्रिका का संपादन किया है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। आते हैं 24 नंबर पर। तो देखिए क्या कह रहा है, वागर्थ। देखिए क्या कह रहा है, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, बताइए सर। जो आपकी ये वागर्थ पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित होती है। 24, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा वागर्थ की अगर हम बात करते हैं, सभी लोग जवाब देंगे तो वागर्थ जो है आपका कोलकाता से, कहाँ से दोस्तों, कोलकाता से प्रकाशित होती है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भैया निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे। निराला जी तो जो थे वो किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे। आपका सुधा है, समन्वय है, इंदु है और मतवाला है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर 25 की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको इंदु के बारे में बताया था। देखिए इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, कहाँ गया सर, इंदु पत्रिका संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं। और यहाँ पर इसलिए इंदु जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि निराला जी थे आपके इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भैया सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था, बताइए सभी लोग। सरस्वती पत्रिका का जो संपादन वर्ष था या प्रकाशन वर्ष था वो क्या था। 1843, 1900, 1902, 1903। कई बार आपको ये क्वेश्चन करवाया गया है। तो भैया 1900 याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन था वो 1900 सन 1900 ईस्वी था। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे, बताइए सर। जो धर्मयुग पत्रिका है इसके यशस्वी संपादक कौन थे। 27 जवाब देखिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, धर्मवीर भारती जी थे। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम। मैंने बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम, शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन आज के ही वीडियो में रिपीट हो रहा है। तो जवाब दीजिए सभी लोग। बालकृष्ण भट्ट, तो बिल्कुल सही बात है सर। हिंदी प्रदीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी प्रदीप अब तो आप सभी को याद हो गया होगा कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा संपादित है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सभी लोग जवाब देंगे सर कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, बताइए सर। यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नहीं रहे हैं, 3 लोग रहे हैं, 1 लोग नहीं रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सबको पता है, और नारायण चतुर्वेदी ये भी मैंने आपको बताया है। अब 2 में आपको गेस करना है, श्याम सुंदर दास या शांति प्रिय द्विवेदी। आप लोग इतना तो गेस कर ही सकते हैं, इतना हिंट दे दिया आपको। तो याद रखिएगा बिल्कुल सही बात है, शांति प्रिय द्विवेदी। तो ऑप्शन जो इसका डी है ये नहीं रहे हैं। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भैया जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। जयशंकर प्रसाद जी ने पत्रिका प्रकाशित की थी, उसका नाम बताइए क्या था सभी लोग। चलिए तो भैया याद रखिएगा, इंदु मैंने आपको एक नाम बताया था, इंदु पत्रिका का जो प्रकाशन है जयशंकर प्रसाद जी ने भी किया है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया इनमें से शिव प्रसाद जी का उपन्यास कौन सा है। 31, फटाफट जवाब दीजिए सर। शिव प्रसाद जी का उपन्यास कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 31, नीला चांद, औरत, डाक बंगला या राग दरबारी। तो याद रखिएगा शिव प्रसाद जी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो नीला चांद है, नीला चांद की अगर हम बात करते हैं तो ये शिव प्रसाद जी का उपन्यास रहा है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चंद्रकांता ये उपन्यास के लेखक कौन है। चंद्रकांता, इसका सीरियल भी शायद आता था। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिए दोस्तों, अगर चंद्रकांता की बात करते हैं तो देवकी नंदन खत्री जी इसके लेखक रहे हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो देखिए कह रहा है इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है। महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। पंचरत्न, अतीत के चलचित्र है, मेरा परिवार, पथ के साथी। तो फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा पंचरत्न, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ये जो है दोस्तों महादेवी जी की रचना नहीं रही है। और ये पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, ये सारे के सारे आपके महादेवी वर्मा जी की है। आते हैं 34 नंबर पर। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रेमचंद्र जी के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। बताइए प्रेमचंद्र जी के उस उपन्यास का नाम बताना है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। 4 उपन्यास ये सारे प्रेमचंद जी के हैं, लेकिन इस पर किसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। तो याद रखिएगा गबन गोदान सेवा सदन ये बिल्कुल अलग था। लेकिन हम बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों, आपका निर्मला के बारे में। दोस्तों निर्मला जो है दोस्तों इस उपन्यास की अगर हम बात करते हैं, इसमें इस उपन्यास में दहेज प्रथा की क्या की गई है दोस्तों, बुराई की गई है। क्लियर है सभी को।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि चंद हसीनों के खतूत इस उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। चंद हसीनों के खतूत इस उपन्यास के लेखक कौन है। 35 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंद हसीनों के खतूत। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अश्क, अज्ञेय, उग्र या रुद्र। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो चंद हसीनों के खतूत है इस उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों, उग्र जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन आपका ये, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन सा है। इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास पुनर्नवा है। इसको स्किप करिए क्योंकि यहाँ पर सन्यासी लिखा गया है। तो ये सन्यासी इन सब में आपका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है आपका पुनर्नवा है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा ये किस विधा की पुस्तक है, बताइए। बाण भट्ट की आत्मकथा ये बेसिकली क्या है, जीवनी है, रेखा चित्र है, आत्मकथा या उपन्यास है, बताना है आप सभी को। 37 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो आत्मकथा नहीं है सर, ये आपका एक बेसिकली एक उपन्यास है। ये विधा पता है ना, विधा क्या होता है। विधा में आपका कहानी आता है, रेखा चित्र आता है, जीवनी आता है, उपन्यास आता है, आत्मकथा आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, नाटक भी आता है। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है, ये आत्मकथा मत कर दीजिएगा, ये एक उपन्यास है आपका। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है। ये क्वेश्चन बहुत बार, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, कई बार आपके पेपर में आ चुका है और कई बार मैंने भी आपको करवाया है। हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है। प्रेमचंद्र, रागेर, राघव जी, अमृत राय जी या फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो याद रखिएगा दोस्तों, आंचलिक उपन्यासकार जब भी ये नाम आता है तो हमेशा याद रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु। क्लियर है दोस्तों। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया इनमें से राज कमल चौधरी का उपन्यास छाटिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा। इनमें से राज कमल चौधरी जी का उपन्यास छाटना आप सभी को। मछली मरी हुई, परख, एक पति की नोट्स या मन, वृंदावन। राज कमल चौधरी जी की बात हो रही है। तो याद रखिएगा 39 में दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा राजकमल चौधरी जी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मछली मरी हुई ये जो है दोस्तों किसका उपन्यास है, राजकमल चौधरी जी का उपन्यास है। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, अंधेरे बंद कमरे ये किसका उपन्यास है, बताइए सभी लोग। अंधेरे बंद कमरे ये जो है किसका उपन्यास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रसाद मोहन राकेश, कमलेश्वर या ईला चंद्र जोशी जी का। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम अंधेरे बंद कमरे की बात करते हैं तो ये आपका मोहन राकेश, किसका दोस्तों, मोहन राकेश जी का उपन्यास है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि किसको उग्र कहते हैं, बताइए सर। किसको उग्र कहते हैं। अभी मैंने उग्र जी के बारे, देखिए उग्र किसी का उपनाम था। अभी एक क्वेश्चन आपको मिला भी था उग्र को लेकर के, तो आपको यहाँ पर बताना है किसको उग्र कहते हैं। रामेश्वर लाल दुबे जी को, नरेश मेहता जी को, पांडे बेचन शर्मा जी को या अज्ञेय जी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। उग्र की अगर हम बात करते हैं तो पांडे बेचन शर्मा जी को बोला जाता है उग्र। तो कभी भी उग्र है तो ये इन्हीं का नाम लेना है आपको। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है, भारत भारती के रचयिता कौन है। भारत भारती की बात हो रही है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत भारती ये किसी को राष्ट्र कवि भी कहा जा चुका है। अब तो जवाब दे ही सकते हैं। 42 तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचयिता कौन है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। राष्ट्र कवि को इनको बोला गया है, महात्मा गांधी ने बोला था। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु जो है किस प्रदेश में जन्मे हैं या किस प्रदेश के हैं, आपको ये बताना है बेसिकली। तो याद रखिएगा, अभी मैंने फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित क्वेश्चन आपको करवाया था आंचलिक रचनाओं के बारे में। तो इनका जो संबंध है याद रखिएगा बिहार से। कहाँ से दोस्तों, बिहार से है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि वापसी किस विधा में रचित है। जो आपका ये वापसी है, बताइए सर, वापसी जो है किस विधा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम 44 की बात करते हैं वापसी, फटाफट सभी लोग जवाब दिए सर, क्या हो जाएगा। तो भैया अगर वापसी की बात करते हैं तो ये आपका कहानी विधा है। क्या है दोस्तों, आपकी कहानी है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वापसी जो है दोस्तों आपका कहानी विधा में रचित है। समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया पल्लव के रचयिता कौन है।
बताइए पल्लव के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 45। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। पल्लव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुमित्रा नंदन पंत जी जवाब आ रहा है, तो याद रखिए दोस्तों पल्लव के रचयिता कौन है आपके? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी करना है, आप सभी को पता है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राग दरबारी, ये बेसिकली एक उपन्यास है, इसके रचयिता कौन है? कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने मिल चुका होगा, राग दरबारी, और कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों राग दरबारी के बारे में, तो याद रखिए दोस्तों ये श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। किसकी दोस्तों? श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान। इसमें आपको बताना है ये जो पंक्तियां है वो किस रचयिता की है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान। तो याद रखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों आपकी रहीम जी की रचना है, रहीम जी की पंक्तियां हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, पूस की रात, इस कहानी के रचनाकार कौन है? पूस की रात, ये तो सबको पता है, आप सबने शायद पढ़ा भी होगा। पूस की रात, इस कहानी के रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। इस कहानी को मैंने भी पढ़ा है, बहुत ही अच्छी कहानी है, प्रेमचंद जी की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर, ये क्वेश्चन भी आपको कई बार मिला होगा। प्रेम सागर के रचनाकार बताइए कौन है? सदल मिश्र, लल्लूलाल, उस्मान या सुंदरदास? बताइए सर। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रेम सागर जी की अगर हम बात करते हैं तो इसके रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। कौन है दोस्तों? लल्लू लाल जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? बताइए चिंतामणि जो है इसकी रचयिता कौन है? सभी को जवाब देते हुए चलना है क्वेश्चन नंबर 50 का। इसका जो करेक्ट आंसर है बताइए आपका क्या हो जाएगा? चलिए चिंतामणि, कई बार ये क्वेश्चन भी आपको मिल चुका है। तो याद रखिएगा दोस्तों चिंतामणि जो है इसके रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या कह रहा है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? बताइए रसिक प्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को जवाब देना है सर। रसिक प्रिया के रचयिता कौन हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। तो याद रखिए दोस्तों अगर हम रसिक प्रिया की बात करते हैं तो दोस्तों रसिक प्रिया के रचयिता कौन है आपके? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, केशव दास जी जवाब आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा जवाब आया है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैर क्रोध का आचार या मुखबा है, या कथन किसका है? जो वैर है ये क्रोध का आचार या मुखबा है, ये कथन बताना आप सभी को किसका कथन है? माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी इंटरनेट को लेकर के। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि ये क्वेश्चन आपका हो गया था भाई, बैर क्रोध, इसी का जवाब देना था। बैर क्रोध का आचार या मुखबा है, ये जो कथन है किसका है आपको ये जवाब देना था। तो मैंने बताया था रामचंद्र शुक्ल जी का। माफ़ कीजिएगा इंटरनेट चला गया था। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो 53 देखिए क्या कह रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक है? अभी मैंने आपको बताया था फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक है। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गबन आपको पता है किसने लिखा है, गीतांजलि भी नहीं है, कामायनी मैला आंचल। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 53, तो याद रखिए दोस्तों जो मैला आंचल है, तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। वैसे भी आंचलिक आप वहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद रखिएगा, मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की कथन रचना है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? सभी लोग को जवाब देते हुए चलना है। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के जो प्रथम साहित्यकार हैं वो आपके सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? आप सभी को जवाब देते हुए चलना है। तो याद रखिएगा दोस्तों खड़ी बोली के अगर हम सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह हरियोध उपाध्याय जी। लोकप्रिय कवि की बात कर रहा है तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसके लिए दिया जाता है? हिंदी भाषा के प्रचार के लिए दिया जाता है क्या, या बेसिकली आपका दिया जाता है किसके लिए? भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता के लिए, या भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। 57, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 57 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, प्रेमचंद्र हो जाएगा। तो दोस्तों प्रेम पचीसी कहानी के संग्रह के रचनाकार कौन है दोस्तों, प्रेमचंद्र जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि त्यागपत्र इस उपन्यास किसकी रचना है। त्यागपत्र उपन्यास जो है किसकी रचना है, आप सभी को बताना है। 58, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, अगर त्यागपत्र की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। किसकी दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि मसी कागद छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। मसी कागद छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ, यानी कि मैंने कागज को कभी छुआ नहीं है, कलम मेरे हाथ में कभी आया नहीं है। तो बताइए कैसे, किसका कथन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, अनपढ़, यानी कि कौन यहाँ पर क्या बोलते हैं, बिना पढ़ा लिखा हुआ था इन सब में, कबीर दास जी। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पद्मावत, ये कई बार आपको करवा चुका हूँ, पद्मावत जो है किसकी रचना है। तो बिल्कुल सही जवाब इसका आएगा, मुझे पता है, और मलिक मोहम्मद जायसी। बिल्कुल सही बात है सर, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये बताइए सर किसकी रचना है, कि ये इसकी रचयिता कौन है। बेसिकली ये लाइन है, ये इसकी रचयिता कौन है, सभी लोग जवाब दीजिए सर। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मेरी तिब्बत यात्रा, इसका जवाब दिया सर, मेरी तिब्बत यात्रा, इसके रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका 62, जवाब सभी लोग को देना है सर। अगर हम बात करते हैं 62 के बारे में, तो मेरी तिब्बत यात्रा के इसकी बात करें तो इसके रचनाकार आपके कौन है, राहुल सकृत्यायन। वैसे भी यात्रा वृत्तांत जो है ज़्यादातर राहुल सकृत्यायन ही लिखते हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बिहारी के प्रसिद्ध है, बिहारी के प्रसिद्ध क्या है, बिहारी के कवित्त, सवैया पद या दोहा। बिहारी जी की रचना मतलब बेसिकली ज़्यादातर क्या होती है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, बिहारी के दोहे जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। बताइए सभी लोग, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 64 सभी को जवाब देना है। तो याद रखिए दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा कामायनी। तो कामायनी जो है किसने लिखा है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं किसने लिखा है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है प्रसाद जी। यहाँ पर साकेत, जयद्रथ और यशोधरा, ये मैथिली गुप्त जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर। 65 का। तो याद रखिएगा दोस्तों, त्यागपत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसके उपन्यासकार, कई बार मैंने अभी आपको शायद इसी वीडियो में बताया, जैनेन्द्र जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। घनानंद, देखिए घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। जो घनानंद है उनको किस युग का कवि माना जाता है। चार आपके काल आए थे उसमें से सॉरी युग की बात कर रहा है, तो 66 का जवाब दिए सभी लोग। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर रीतिकाल, रीतिकाल का कवि माना जाता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। बताइए सर, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। क्वेश्चन नंबर 67, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा दोस्तों, 67 की अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा छायावाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस युग को, छायावाद युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके पेपर में कई बार आ चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है किसने लिखा है, सभी को कॉमेंट करके बताना है सर।
जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा जॉर्ज अब्राहम लिंकन, इन्होंने लिखा है सर, सॉरी लिंकन नहीं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पराधीन सपनेहु सुख नाही इस रचनाकार की पंक्ति है, ये किस रचनाकार की पंक्ति बताना है, किस रचनाकार की। तो पराधीन सपनेहु सुख नाही, तो अगर इसकी बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। और जो पंक्तियां हैं ये तुलसीदास जी की हैं, किसकी दोस्तों, तुलसीदास जी की हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावन जावे लगी। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्ति आपने शायद बचपन में पढ़ी होगी, आपके क्लास में ये पंक्तियां मिली होंगी आपको। ये बेसिकली ये पंक्ति के रचनाकार कौन है बताइए। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी मैं पावन जावे लगी। ये बेसिकली आपकी किसकी रचनाएं हैं। तो याद रखिए दोस्तों ये बेसिकली जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। कुछ लोग ए जवाब दे रहे हैं बट यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट होगा। समझ में आ गया ना, आधी रास्ते तय कर चुके हैं, आधा रास्ता और बाकी है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अमृतलाल सागर, देखिए अमृतलाल सागर नागर जो है वो के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया, बताइए। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है। तो याद रखिएगा 71 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा मानस के हंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मानस के हंस। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे सामने ये रहा, क्या कह रहा है कि भिक्षुक ये जो कविता है इसके रचयिता कौन है। भिक्षुक कविता के रचयिता फटाफट बताइए कौन है। 72 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं भिक्षुक के बारे में तो इसके जो रचयिता है वो निराला जी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो निराला जी यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसके रचयिता कौन है। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, एक ये भी याद रखिएगा, कभी कभी विधा भी पूछी जाती है कि ध्रुव स्वामिनी क्या है, तो नाटक है। इसके रचयिता बताइए कौन है सर। तो याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा तो इसके जो रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि गंगा छवि वर्णन इस कविता के रचनाकार कौन है। गंगा छवि वर्णन इस कविता के रचनाकार कौन है। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 74 गंगा छवि वर्णन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कविता है और इस कविता के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी नहीं सर, इसके जो रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। बताइए स्वर्ण काल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्वर्ण काल किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो भक्ति काल है, भक्ति काल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो कभी भी आपके सामने पूछा है भक्ति काल को और कौन सा काल कहा जाता है तो आपको स्वर्ण काल बताना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। बताइए जो भ्रमर गीत है इसके रचयिता कौन है। 77 नंबर आपके सामने ये क्वेश्चन है और आप सभी को जवाब देना है भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे पता है कि आज का जो टॉपिक है ऐसा मैंने उठाया कि बहुत सारे लोगों को इसका जवाब नहीं पता रहता है। तो याद रखिएगा दोस्तों भ्रमर गीत की अगर हम बात करते हैं तो इसका रचयिता सूरदास जी हैं, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर कह रहा है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। जो बिहारी जी थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे। फटाफट 78 का जवाब दिए सभी लोग। तो याद रखिए दोस्तों बिहारी जी की अगर हम बात करते हैं तो ये राजा जय सिंह के, किसके दोस्तों, राजा जय सिंह के बिहार दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ईदगाह, ये सब आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। ईदगाह ये कहानी के रचनाकार कौन है। वो शायद वो जो ईदगाह में एक दादी रहती है। चलिए जवाब दिए फटाफट। तो 79 सभी लोग जवाब देंगे। 79 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र जी की कहानी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईदगाह। हमने भी बचपन में कहानी पढ़ी है, आपने भी शायद पढ़ी होगी अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो ईदगाह के रचनाकार कौन है सर, प्रेमचंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए इस पंक्ति का रचयिता कौन है। ये तो सबने पढ़ा होगा, सबको पता है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए ये किसकी रचना है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, कबीर दास जी की लाइन्स हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है
वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। जो विद्यापति की पदावली है इसकी भाषा क्या है, मैथिली है, ब्रज भाषा है, भोजपुरी है या मगही है। देखिए विद्यापति की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो भाषा होती थी हमेशा मैथिली भाषा में ही लिखते थे। तो याद रखिएगा जो इनकी पदावली है वो मैथिली भाषा में है। किस भाषा में दोस्तों, आपकी मैथिली भाषा में है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सूरदास के गुरु कौन थे। बताइए सर, सूरदास के गुरु कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। अगर हम बात करते हैं सूरदास जी के गुरु के नाम बारे में तो ये बल्लभाचार्य जी थे। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना जी। 4 जनवरी को एग्जाम होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आत्मनिर्भरता ये एक निबंध है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये निबंध है क्या है, नाटक है क्या है। तो आत्मनिर्भरता एक निबंध है, इसके रचनाकार कौन है। 83 याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। तो 83 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो आत्मनिर्भरता जो निबंध है इसके रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए क्या कह रहा है, साखी साखी शबद रामायणी सबने सुना है ना। तो साखी के रचयिता कौन है। अब तो मैंने इतना हिंट दे दिया, अब तो जवाब दे ही सकते हैं। साखी के रचनाकार बताइए कौन है। चलिए तो याद रखिए दोस्तों, साखी शबद रामायणी अगर ये 3 चीज़ आता है तो इनके जो रचनाकार हैं वो आपके एक ही हैं, क्या बोलते हैं, कबीर दास जी हैं। सूरदास जी नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कबीर दास जी ने एक उनका संग्रह था बीजक, और बीजक जो संग्रह था वो साखी शबद और रामायणी का था। क्लियर है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तोड़ती पत्थर ये कैसी कविता है। तोड़ती पत्थर ये भी शायद क्लास 9 या 10th में एक कविता थी और आपने शायद पढ़ी होगी। तो ये कैसी कविता है, 85 का सभी को जवाब देना है। तो याद रखिए जो तोड़ती पत्थर है ये आपका यथार्थवादी कविता है। ऑप्शन जो इसका सी है, ये इतना याद रख लीजिएगा, तोड़ती पत्थर जो है आपकी यथार्थवादी कविता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो देखिए क्या कह रहा है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं जो दिनकर हैं वो किस रस के कवि माने जाते हैं। 87 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। अगर हम बात करते हैं दिनकर के बारे में तो जो दिनकर है वो हमेशा वीरतापूर्ण, मतलब जो उनके कवि हैं हमेशा वीर वाला रहता है। तो याद रखिएगा दिनकर जो है वो वीर रस के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 88 क्या कह रहा है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। ये तो सबको पता होगा सर, रामचरितमानस जो है उसमें कितने कांड हैं। 88 सभी लोग जवाब दिए सभी लोग। याद रखिए दोस्तों रामचरितमानस की अगर हम बात करते हैं तो टोटल वहाँ पर कितने कांड है, 7 कांड है। याद रखिए कितने कांड है दोस्तों, आपके 7 कांड है। आपका ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया भूषण जो है वो किस रस के कवि थे। भूषण जी जो थे वो किस रस के कवि थे, क्वेश्चन नंबर 89 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं भूषण के बारे में तो ये बेसिकली आपके वीर रस के कवि थे। तो अभी भूषण की बात कर लें या अभी हमने बताया था किसके बारे में, दिनकर जी के बारे में। तो दिनकर जी और भूषण जी दोनों आपके वीर रस के ही कवि हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वरी नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। अर्धनारीश्वरी शिव जी को बोला जाता है और ये उपन्यास है बेसिकली, इसके रचयिता कौन है बताइए सर। अर्धनारीश्वरी उपन्यास के रचयिता कौन है। तो याद रखिए दोस्तों अर्धनारीश्वरी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी रचयिता जो है आपके विष्णु प्रभाकर जी हैं। क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है तो लाइक करते हुए चलिएगा। जरूरी नहीं है कि आप जवाब दे ही रहे हो, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन हैं आपके कुछ इसी तरह के हैं। तो अगर आप नहीं भी जवाब दे पा रहे हैं तो अपने आप पर थोड़ा वो मत करिएगा कि आज मुझे आंसर नहीं आ रहे हैं। आपको आज याद करना है, बस आप याद करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। बताइए सर, चांद का जो मुंह है वो टेढ़ा है, ये किसकी रचना है। गजानन माधव, मुक्तिबोध, नागार्जुन अमृता या यशपाल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपका 1-2 बार एग्जाम में आपके आ चुका है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया विभाव अनुभाव व्यभिचारी, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर निष्पत्ति, ये सूत्र किसका है बताइए सर। ये एक सूत्र है, ये बताइए किसका सूत्र है। 92 ये कई बार मैं आपको करा चुका हूँ। तो याद रखिएगा ये सूत्र दोस्तों आपका भरत मुनि जी का है। किसका दोस्तों, भरत मुनि जी का सूत्र है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्रेम सागर किसकी रचना है बताइए सर। प्रेम सागर ये तो कई बार आपको करवाया जा चुका है। तो अगर हम बात करते हैं प्रेम सागर जी के बारे में तो ये लल्लू लाल जी की रचना है। किसकी दोस्तों, लल्लू लाल जी की रचना है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सूरदास जी किस भाषा में सूर सागर की रचना की थी? सूरदास जी ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की थी? 94 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए, अगर हम सूर सागर की बात करते हैं तो सूरदास जी की ज़्यादातर रचनाएं ब्रज भाषा में होती थी, तो सूरदास जी की जो ये सूर सागर है ये ब्रज भाषा में आई थी। क्लियर है? और तुलसीदास जी जो करते थे वो अवधी भाषा में करते थे। तो ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता एक कहानी है, इसके लेखक बताना आप सभी को कौन है। 95 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। तो पिता कहानी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके जो लेखक हैं ज्ञान रंजन जी हैं। कौन है दोस्तों? ज्ञान रंजन जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया लोकयतन, लोकायतन किस कवि की रचना है? लोकायतन जो है ये किस कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर 96 सभी को जवाब देते हुए चल रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लोकायतन की अगर हम बात करते हैं तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। किसकी दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत जी। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 97। चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 97 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा इसका मैं, तो भाई रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी है, रश्मि रथी है और रेणुका भी इनकी है, लेकिन स्वर्ण धूल की बात करते हैं तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था क्लियर करके, बीजक जो है किसकी रचना है। अभी मैंने आपको बताया था बीजक एक संग्रह है, एक रचना संग्रह है। वो किसका रचना संग्रह है? अब तो इसका जवाब तो दे ही सकते हैं ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। साखी शबद रामायणी रचनाओं का संग्रह होता है और ये किसका है? कबीरदास जी का है। किसका? कबीरदास जी ने बीजक की रचना की है, साखी शबद रामायणी। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया रामचरितमानस की रचना की गई है। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था रामचरितमानस वाला। इसकी रचना की गई है किस भाषा में? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 99। अभी मैंने आपको बताया था रामचरितमानस जी की जो रचना है वो तुलसीदास जी ने की है और अवधी भाषा में की थी। अभी हमने आपको बताया था कि तुलसीदास जी अवधी भाषा में रचना करते हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम क्या है? आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम क्या है? बताइए सर। गोदान आप सबको पता है किसने लिखा है। यहाँ पर अगर हम आचार्य रचित सेन की बात करते हैं तो यहाँ पर गोदान चंद्रकांता भी मैंने आपको बता दिया, अभी इसी वीडियो में सारा बताया है। लेकिन हम बात करते हैं सोमनाथ जी के बारे में। तो जो सोमनाथ एक उपन्यास है, जी मत बोलो, सोमनाथ जो एक उपन्यास है ये आचार्य चतुर्सेन जी की है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भाई हिंदी के नए चाल में ढली ये कथन किसका है? बताइए। हिंदी नए चाल में ढली ये कथन जो है किसका है? क्वेश्चन नंबर 101 सभी को जवाब देते हुए चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101 सभी को जवाब देना सर। हिंदी नए चाल में ढली, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। इन्होंने, इनको हिंदी में जो गद्य है उसका वो माना, प्रवर्तक माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 102 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, इन द मम, इन मम जो है किसकी रचना है? इदन्नमम, इदन्नमम ये क्वेश्चन जो है आपका 2 से 3 बार आपका यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, चकबंदी में पूछा गया था और लोअर सबऑर्डिनेट 2016 वाले में पूछा गया है। तो इदन्नमम जो है किसकी रचना है? तो याद रखिए दोस्तों ये मैत्रेयी पुष्पा जी की रचना है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 103 कह रहा है, चंदायन, चंदायन जो है किसकी रचना है? सॉरी, चंदायन की रचयिता कौन है वही बताना आपको, किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 103 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा चंदायन, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत की रचना की है। किसकी रचना की है? पद्मावत। कई बार आपसे पद्मावत के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर चंदायन की बात करते हैं तो ये मुल्ला दाऊद जी की रचना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? जो आधुनिक हिंदी साहित्य है इसकी पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 104 याद रखिएगा, बाबू श्याम सुंदर दास जी को माना गया है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया आवारा मसीहा, कई बार ये बता चुका हूँ, आवारा मसीहा ये जीवनी जो है किसके जीवन चरित्र है? बताइए सर। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र दिखाया गया है? क्वेश्चन नंबर 105 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा आवारा मसीहा जो है एक उपन्यासकार है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी जीवनी दिखाई गई है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है?
आते हैं 106 पर, तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से रीतिकालीन कवि कौन है। रीतिकाल के कवि कौन है बताना आपको, मीराबाई, नाभादास, सूरदास और बिहारी लाल। तो इनमें अगर देखा जाए 106 में, तो आपका यहाँ पर मीराबाई, सूरदास भक्ति काल के हैं, नाभादास भक्ति काल के हैं, लेकिन हम बात करते हैं रीति काल के, तो आपका यहाँ पर बिहारी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बिहारी लाल जो है वो आपके रीतिकालीन कवि हैं। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है कि अपने अपने पिंजरे, ये एक आत्मकथा है, ये किसकी है। ऑटोबायोग्राफी है, आपको बताना है अपने अपने पिंजरे जो है ये किसकी आत्मकथा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नैमिषारण्य जी की। किसकी दोस्तों, मोहनदास नैमिषारण्य, इनकी रचना है, इनकी आत्मकथा है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या जो है ये किसकी रचना है। 108 सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग। अन्या से अनन्या, तो याद रखिए दोस्तों, अन्या से अनन्या ये प्रभा खेतान जी की रचना है। किसकी, प्रभा खेतान जी की रचना है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट जी का है। यहाँ पर बताना है आपको कौन सा उपन्यास जो है आपका बाल कृष्ण भट्ट जी का है। क्वेश्चन नंबर 109, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 109 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 100 अजान और एक सुजान, याद रखिएगा 100 अजान और एक सुजान, ये उपन्यास जो है बाल कृष्ण भट्ट जी का है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 110 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे कि भैया अति सूधो स्नेह का मार्ग है, ये किसकी पंक्ति है। अति सूधो जो है वो स्नेह का मार्ग है, ये पंक्तियां जो है किसकी है। क्वेश्चन नंबर 110, फटाक से सभी लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखिए दोस्तों, अति सूधो, अभी मैंने आपको बताया था रीति काल के एक कवि थे घनानंद जी, तो ये जो पंक्तियां हैं घनानंद जी की है। क्लियर है। आते हैं 111 नंबर पर, तो देखिए क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने कौन से नाटक की रचना की थी। इन चारों में से कौन से नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। 111 सभी लोग जवाब दीजिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है अजात शत्रु के बारे में। तो अजात शत्रु जो नाटक है इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है कि द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। द्विवेदी युग नामकरण बताइए किसके नाम पर किया गया है। 112 सभी लोग जवाब दीजिए सर। तो याद रखिए दोस्तों, अगर द्विवेदी युग की बात करते हैं तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर, किसके दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, फटाफट आप सभी लोग बताइएगा। तो याद रखिए दोस्तों, 113 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बीजोपन काल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। तो ऑप्शन जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी किनकी कविताओं में या किनकी रचनाओं में। छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना है बताइए सर। तो याद रखिए दोस्तों, अगर छायावादी प्रवृत्ति की बात करते हैं तो ये जो रचना है सबसे पहले मुकुटधर पांडे जी की रचनाओं में दिखाई पड़ी थी। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। देखिए पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग एक बार पढ़ लोगे और एक बार रिपीट कर लोगे तो आपका आराम से कभी भी उसको गलत नहीं करोगे, आपके पेपर तक तो याद ही रहेगा। 4 जनवरी तक आपका पेपर तब तक तो याद ही रहेगा। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 115 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आजकल आज यहाँ कल वहाँ चले, ये किसकी पंक्ति है बताइए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये किसकी पंक्तियां हैं। 116 सभी लोग जवाब दीजिए सर, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा जी की हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी करवा देते हैं, आपका टाइम भी वैसे खत्म हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक कौन है। 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। 117 अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोकुलनाथ। क्या हो जाएगा दोस्तों, गोकुलनाथ। तो 84 वैष्णव वन की वार्ता जो है इसके लेखक गोकुलनाथ जी हैं। क्लियर है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है किस वजह से, बताइए सर। ये बहुत ही मतलब आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन दो से तीन एग्जाम में यही सेम टू सेम यही ऑप्शन के साथ पूछा गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो गोदान उपन्यास है उसकी कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है किस वजह से, तो याद रखिएगा ये बेसिकली जो कमी आई है ये आई है इसकी वजह से शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। तो ऑप्शन जो इसका बी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बस याद रखिएगा। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई है, बताइए। जो काशी नागरी प्रचारणी है इस सभा की स्थापना किस वर्ष हुई है। 119। सभी को जवाब देते हुए चलना है सर, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन तो कई बार आपके सामने आ चुका है, तो 1893, इसको तो गलत नहीं करना है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई है। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 120 कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है कहाँ पर हुआ है। 120 फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म है वो बेसिकली आपका कहाँ पर हुआ है। 120 जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोशैनी कौसानी। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म है कौसानी में हुआ है। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से किसको कौन है। लोक मंगल की भावना, याद रखिए दोस्तों अगर लोक मंगल की भावना की बात आती है तो सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 122 देखिए क्या कह रहा है कि कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर है मैं बट आपको यहाँ पर ऑप्शंस क्लियर कर दे रहा हूँ। रामचंद्रिका रसिक प्रिया कवि प्रिया और रतन बावनी। तो याद रखिएगा 122 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रामचंद्रिका। तो ये केशवदास जी की ये जो रामचंद्रिका कृति है ये अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भाई अमी हलाल, इस क्वेश्चन को थोड़ा स्किप कर देगा, इसको मैं कल फिर से करवा दूंगा। ये जो आपके थोड़े से क्या बोलते ब्लर से हो गए हैं। बट चलिए सीधे आते हैं इस क्वेश्चन पर 127 पर। तो बताइए मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 127 बताइएगा सर। अगर हम बात करते हैं मैथिल कोकिल के बारे में तो ये विद्यापति जी को कहा जाता है। किसको दोस्तों, विद्यापति जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है एक भारतीय आत्मा ये किसे कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा जो है ये किसे कहा जाता है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। तो याद रखिए दोस्तों 128 का जो करेक्ट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। इनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि जो है ये किसे कहा जाता है। 129 नंबर जवाब दीजिए सभी लोग। तो याद रखिए दोस्तों प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेवा सदन ये किसका उपन्यास है। सेवा सदन क्वेश्चन नंबर 130 फटाफट सभी लोग जवाब देंगे सर। सेवा सदन जो है ये किसका उपन्यास है। तो याद रखिएगा सेवा सदन सबको पता है सर प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 130 का जो करेक्ट आंसर आपका गोदान गबन सेवा सदन ये सब इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख करके ले लो, ये है आपका हिंदी का पहला उपन्यास जो है किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल सही बात है, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो आपका परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसको, परीक्षा गुरु को। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के बाद 132 कह रहा है इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र जी का नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा उपन्यास जो है आपका प्रेमचंद्र जी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 132 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो अगर हम बात करते हैं गोदान है गबन है और नूरजहां और निर्मला में लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो बट याद रखिएगा निर्मला भी आपका इन्हीं का है बट नूरजहां जो है ये इनका नहीं है। तो 132 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है मैला आंचल के लेखक कौन है। मैला आंचल ये मैंने आपको बता रखा है, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। आंचल फणीश्वरनाथ रेणु वैसे भी आंचलिक रचनाएं लिखते हैं, बस आंचल एक ट्रिक के लिए आपको याद रखना है कि मैला आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया अनाम दास का पोथा ये किसका उपन्यास है। अनाम दास का पोथा जो है बताइए किसका उपन्यास है। 134
अनाम दास, याद रखिए दोस्तों, अनाम दास का पोथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भैया तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तमस जो है इस उपन्यास के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 135। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखेंगे भैया, तमस की अगर हम बात करते हैं तो इस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी जी हैं। कौन है दोस्तों, भीष्म साहनी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 पर। तो 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय जी का है, बताइए। इनमें से कौन सा उपन्यास जो है आपका अज्ञेय जी का है। करबला, मछली मरी हुई, नदी के द्वीप या राग दर पारी। अयोध्या सिंह हरिओं उपाध्याय अज्ञेय जी का जो यहाँ पर कौन सी रचना है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नदी के द्वीप। तो ये जो रचना है अज्ञेय जी की रचना है। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल टीन की छत, लाल टीन की छत, लालटेन नहीं लाल टीन है, लाल टीन जो टीन होता है उसकी छत, ये किसका उपन्यास है। 137 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिए दोस्तों, लाल टीन की जो छत है ये बेसिकली निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। क्लियर है। 138 देखिए क्या कह रहा है कि त्याग पत्र, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है बट आपको बताना है त्याग पत्र उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। 138 जवाब देते हुए चलेंगे सर। त्याग पत्र मैं आपको बता चुका हूँ इसके पहले भी। तो जवाब यहाँ पर देखिए करेक्ट आना चाहिए जैनेन्द्र जी। तो इसके लेखक कौन है, जैनेन्द्र जी हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, अपने अपने अजनबी इस उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। अपने अपने अजनबी इस उपन्यास के लेखक बताइए कौन है। 139 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा, अपने अपने अजनबी इस उपन्यास के लेखक अज्ञेय जी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 देखिए क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास इनमें है। जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास इसमें है, बताइए। 140 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा दोस्तों, 140 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निर्मला तितली, तितली बिल्कुल सही जवाब आ रहा था। तो यहाँ पर तितली जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो भैया 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने 140 क्वेश्चंस आपको आज कवर करवाए हैं। लेकिन ये जो रचना और रचनाकार का पार्ट जो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ अभी इसमें 140 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो कल वो आपको वो करवाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कल मैं उसको करवाऊँ तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 280 क्वेश्चन अगर आप जो करके लेके चले, 280 या 276 टोटल क्वेश्चन है, अगर आप ये करके जाते हो तो इसके बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला है रचना में से। क्लियर है। तो लास्ट टाइम में ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम मिला है तो उसका सदुपयोग कीजिए और जितनी भी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ उसको करते हो जाइएगा। तो आज का टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भैया अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो।